एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशन की। स्टार्ट करने से पहले यार जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं पसंद करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसा प्लीज़ मत करो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका कोई मैं पर्टिकुलर एल्गोरिथम में क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग कोड में क्वेश्चन के साथ वो डाल देना। एंड मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने सारे वीडियोस का शॉर्ट नोट्स डालती हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आपको जो कोई भी कोड चाहिए होता है जो मैं टाइप करती हूँ या फिर मैं जो भी इम्प्लीमेंट करती हूँ, तो वो आपको मेरे गिटहब हैंडल पे मिल जाएगा, वो भी नीचे आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता क्या है। अब हमको पता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिथम्स हो तो हम कैसे चूज करेंगे कि हमें कौन सा एल्गोरिथम यूज करना है। ये जो सारे एल्गोरिथम्स हैं, सपोज ये एक ही काम करते हैं, तो हम कैसे चूज करेंगे कि हमें कौन सा एल्गोरिथम चाहिए। तो उसके लिए हमने मेरी इससे जो पहले वीडियो आई थी उसमें हमने देखा था कि हम कैसे उसको सेवरल फैक्टर्स में उनको कंपेयर करते हैं, जैसे टाइम हो गया, स्पेस हो गया, इन सब में हम उनको कंपेयर करते हैं। एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है हम वो वाला एल्गोरिथम को चूज करते हैं। अब टाइम या किसी और के रिस्पेक्ट में उसको मेजर कैसे करें, हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होती है कि हम उसका मैथमेटिकली उसकी पूरी वैल्यू निकालें कि ठीक है ये इतना टाइम ले रहा है, एक पूरा प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन निकालें उसकी, या फिर हम उसकी एक एसिम्प्टोटिक वैल्यू निकालें। अब देखो मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या होगा, जैसे सपोज 11n² प्लस 3n/2 कुछ ऐसे करके होगा, मतलब उसके अंदर ना आपके सारे टर्म्स आएंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होगी। लेकिन हमको पता है कि हम जो हमारा एल्गोरिथम है ना, हमें उस पर जो फोकस करना है, हमें उसके मेन पार्ट पे करना है, मतलब उस वाला पार्ट पे करना है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होता है। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट n² है, तो हम अगर अगर हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करते हैं, हम सिर्फ उसके पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे पूरे एल्गोरिथम को गवर्न करता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन। अब इसको ना हम 5 तरीके से यूज कर सकते हैं, मतलब इसके 5 होते हैं मेन, जैसे बिग ओ, थीटा, ओमेगा, लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा। आप लिटिल ओ लिटिल ओमेगा को स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा भी बोल सकते हो। अब इसमें ये 3 सबसे ज्यादा यूज होते हैं एंड इनमें भी सबसे ज्यादा बिग ओ यूज होता है। जो मैंने कंपैरिजन वाली वीडियो बनाई है, आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने कितनी बार वहां पे बिग ओ को यूज करा है। अब देखते हैं ये होते क्या है। अब बिग ओ हमें क्या बताता है, जैसे कि आप यहाँ पे एक फंक्शन देख रहे हो fn, और एक दूसरा फंक्शन है gn जिसको मैंने मल्टीप्लाई करा है कांस्टेंट से। तो अगर ना जैसे सपोज मैंने बोला कि मेरा एक एल्गोरिथम है जो कि n² में काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा fn है वो n² है। तो मैं fn को कैसे लिख सकती हूँ, अगर जो मेरा c.gn है, ये देखो इस पॉइंट के बाद से ना, ये जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से या तो मेरा c.gn इक्वल है या उससे बड़ा है, तो हम ये चीज लिख सकते हैं fn इज लेस देन इक्वल्स टू c.gn। एंड gn यहाँ पे मैं कोई और एक जैसे मैंने यहाँ पे fn को n² लिया है, gn यहाँ पे हमारा कोई और एक ऐसी हमारा कोई क्लास होगी। तो अब हम जब लेस देन इक्वल्स टू आता है तो हम इसको ऑर्डर ऑफ gn लिख सकते हैं, और मतलब बिग ओ ऑफ gn लिख सकते हैं। तो अब जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमारी कौन सी वैल्यूज है जो हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे सपोज जो मेरा fn है वो सपोज हमारा 4n² था, ठीक है। तो अब अगर मैं अगर मैं gn को ले लूँ n², तो मैं c की क्या वैल्यू पुट करूँ कि वो कि मेरा fn लेस देन इक्वल्स टू c.gn हो जाए। तो अगर मैं 4 या 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखूंगी तो उससे मेरा काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं fn को ऑर्डर ऑफ n² लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं अगर इस n² के साथ 5 या 4 से बड़ा कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगी तो वो मेरा लेस देन इक्वल्स टू वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर सपोज ये n log n होता, तो मैं यहाँ पे कितना भी बड़ा कांस्टेंट रख लूँ, ये वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा ही होगी। क्यों? क्योंकि n² की वैल्यू n log n से ज्यादा होती है, तो हम यहाँ पे n log n नहीं रख सकते। लेकिन हम सारे जो भी टर्म्स हमारे जो भी हमारी क्लासेस कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस जो n² से बड़ी है, हम उनको रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे n² log n, n³ n की पावर 4 ये सब रखा हुआ है। तो बिग ओ होता है ये। अब बात करते हैं ओमेगा की।
ओमेगा अप्रोक्सीमेटली इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि हमारा जो एफ एन है वो लेस देन इक्वल्स टू है, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि एफ एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू है। तो इसलिए जैसे अगर हम सेम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर अगर मैं 4 से नीचे कोई भी वैल्यू रखूंगी तो वो हमेशा इससे छोटा होगा। एंड यहाँ पे अगर मैं एन क्यूब रखूंगी तो एन क्यूब में यहाँ पे मैं कितना भी छोटा कांस्टेंट रख लूँ, ये हमेशा इससे बड़ा होगा, तो इसलिए हम एन क्यूब नहीं रख सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एन लॉग एन रखूंगी तो मैं एन लॉग एन में यहाँ पे कुछ भी लगा लूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द वैल्यूज के लिए मेरा एन लॉग एन की जो वैल्यू आएगी वो मेरे 4n² से लेस देन आएगी या इक्वल टू आएगी। एंड जब हमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस को रख सकता है तो हम इनसे छोटी और किसी को भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर सबकी वैल्यू मेरे एफ एन से छोटी आएगी या इक्वल टू आएगी। अब थीटा क्या होता है, अगर सपोज मेरा जो फंक्शन है n², अब हमने देखा कि अगर मैं अपने फंक्शन को कैसे लिख सकूं, देखो यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस gn के अंदर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूं तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाए। एंड अगर मैं सेम gn के अंदर, ये दोनों जो gn है वो सेम है, ये दोनों सेम फंक्शन है, अगर इसके अंदर अगर मैं कोई और कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे fn से बड़ा हो जाए, तो तब हम बोलते हैं कि इसको हम थीटा में लिख सकते हैं। अब इसका मतलब, इसको एक बार ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा है। जो ये वाला पार्ट है वो किसको, ये क्या है, वो ये है, ये हमारा बिगो रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो ये वाला पार्ट है वो हमारा ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्या है, इसका मतलब ये हमें ये बताता है कि अगर मैं एक फंक्शन एफ एन और जी एन के बीच में बिगो और ओमेगा दोनों रख सकती हूँ तो हम इसको थीटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा एफ एन दोनों सेम है एंड ये जो दोनों gn है यहाँ पे दोनों n² है, तो मैं n² के लिए अपने fn को बिगो में भी रख सकती हूँ और ओमेगा में भी रख सकती हूँ, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं fn ऑफ n²। अब देखो बाकी इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, तो हम इनमें से किसी को भी नहीं बोल सकते कि वो उसका मतलब वो थीटा वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब ना देखो ये तीन चीजें बोलती क्या है। बिगो हमें ये बताती है, ये हम लिख क्यों रहे हैं, हम ये चीज देखते हैं। बिगो ये बोलती है कि अगर आप मेरे को एल्गोरिथम जो दे रहे हो एंड वो एल्गोरिथम अगर एफ एन टाइम लेता है तो मैं उसको एट मैक्स, मतलब कि अगर आप मुझे gn टाइम दो तो उसमें वो पक्का खत्म हो जाएगा, मतलब वो gn टाइम से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। बिगो ये बताता है हमको कि अगर आप हमको gn टाइम दे रहे हो हमारे एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए जो fn टाइम लेता है, तो gn टाइम में वो पक्का से खत्म हो जाएगा, वो मैक्सिमम टाइम है जो चाहिए। वो सही बात है, अगर हमें पता है जो मेरा fn है वो n² में काम करता है, तो मैं अगर उसको n² या n² से ज्यादा कितना भी टाइम दूंगी तो मेरा fn पक्का, जो मेरा वो एल्गोरिथम है पक्का काम करेगा ना। ऑन द अदर साइड ओमेगा क्या बताता है कि मेरे एल्गोरिथम को एटलीस्ट इतना टाइम चाहिए ही चाहिए अपने उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें तभी हम ये लिखते हैं, अगर मैं n² लिख रही हूँ तो इसका मतलब क्या है कि हमें पता है कि मेरा fn जो है n² लेता है, तो हम बोल सकते हैं fn को एटलीस्ट n² चाहिए ही चाहिए ताकि पूरा सॉल्व करे। अब अगर उसको एटलीस्ट n² चाहिए ही चाहिए तो हम उसको n log n भी बोल सकते हैं कि उसको एटलीस्ट n log n टाइम चाहिए। सिमिलरली हम उसको n log n कुछ भी बोल सकते हैं। अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है कि जब हमारे ये दोनों सेम होते हैं तब हम इसको थीटा में लेते हैं। अब बिगो के जो ये तीन आंसर हैं गलत नहीं है, बस ये वाला आंसर ना सबसे ज्यादा क्लोज है मेरे एक्चुअल आंसर के, तो इसको हम बोलते हैं एसिम्प्टोटिकली बहुत ज्यादा टाइट है। एंड ये तीनों आंसर हमारे एक्चुअल आंसर के थोड़ा दूर है, तो हम इसको बोलते हैं एसिम्प्टोटिकली लूज आंसर है। सिमिलरली इसके लिए इसमें जो ये वाला है सबसे ज्यादा एसिम्प्टोटिकली टाइट है क्योंकि नियरेस्ट है मेरे इस आंसर के, एंड ये तीनों एसिम्प्टोटिकली लूज है। तो लिटिल ओ और लिटिल ओमेगा में ना हमारे एसिम्प्टोटिकली टाइट आंसर्स नहीं होते, हमारे एसिम्प्टोटिकली लूज आंसर्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने सिर्फ इक्वल्स टू वाली कंडीशन हटा दी है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे देखो हमने n² में क्या क्या रखा था, n² और उससे बड़ी टर्म्स, तो यहाँ पे सिर्फ n² नहीं है और हम उससे बड़ी और टर्म्स रख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने ओमेगा में क्या देखा था, n² में n² और उससे लेस टर्म्स थी, तो यहाँ पे n² नहीं है और बाकी हमने उससे लेस टर्म्स रखी हैं।
तो ये थे 5 वो। अब इसको ना हम एक और तरीके से देख सकते हैं, अगर हम रेकरेंस ट्री की बात करें तो जैसे जब मैं अपना पार्टीशन एल्गोरिथम की बात करी थी या फिर जब हम अपने क्विक सॉर्ट की बात करे थे, तो जो उसमें रेकरेंस ट्री का जो शेप आ रहा था ना, वो कुछ ऐसा आ रहा था। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरे एक साइड की कॉल्स हैं वो थोड़ा लेट जाके खत्म हो रही, थोड़ी छोटी कॉल्स हैं, एंड जो दूसरी साइड की उसमें थोड़ा बेसिकली यहाँ पे जो हम कॉल कर रहे हैं, हम उसमें हमारे जो हमारी वैल्यूज हैं उसको बहुत कम ऑल्टर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे उनको ज्यादा ऑल्टर कर रहे हैं, तो ये बहुत छोटा साइड बनता है हमारे ट्री का। तो अब देखो, अगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना टाइम लेगा, हम कैलकुलेट करते हैं हमारे नंबर ऑफ नोड्स की, टोटल हमारा अप्रोक्सीमेटली कितने नोड्स हैं, एंड इनटू कि हर नोड कितना टाइम ले रहा है, हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब ऐसे ट्री स्ट्रक्चर में ना जो हमारा टाइम, हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ नोड्स निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो अब देखो, अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर लेवल होता, कि अगर मेरे पास ट्री होता कुछ ऐसा, तो इसके अंदर मुझे लेवल पता होता तो हम एग्जैक्ट नोड्स निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, मैंने लास्ट वाला लेवल लिया ये, और मैंने इसको मान लिया कि मेरा ट्री पूरा ऐसा है। दूसरा तरीका क्या है कि जो ये वाला छोटे वाला लेवल है, मैंने उसको लिया, मैंने मान लिया मेरा ट्री ऐसा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये वाला टाइम है वो एट मैक्स इतने टाइम के अंदर मेरा काम हो जाएगा, कि अगर मैंने इसके नोट्स निकाल लिए इनटू टाइम, क्योंकि तो ज्यादा ही है ना उससे, तो एट मैक्स इतने में मेरा काम हो जाएगा। एंड ग्रीन वाला क्या बोलता है कि मुझे एटलीस्ट इतना तो टाइम चाहिए ही चाहिए अपना काम फिनिश करने के लिए। तो इसको हम बोल सकते हैं हमारा ओमेगा, और इसको बोल सकते हैं बिग ओ। अब इस वाले सिनेरियो में इसको हम ये दोनों बोल सकते हैं, लेकिन इस वाले सिनेरियो में हम इसको स्मॉल ओमेगा और लिटिल ओ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये उससे पक्का बड़ा है, और इससे मतलब उससे स्ट्रिक्टली बड़ा है, उससे स्ट्रिक्टली छोटा है। अब देखते हैं हमारा थीटा कब आता है। हमने हमारे मर्ज सॉर्ट में देखा था, जो हमारा ट्री बनता है वो ऐसे बनता है, हमारा कंप्लीट ट्री बनता है। तो इसके अंदर हमको हमारे लेवल पहले से पता है, उसका मिनिमम मैक्सिमम लेवल तो हमारे दोनों सेम ही है। तो जो दोनों जो 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 इसमें हमने ये जो दोनों ट्री, ये जो हमने दोनों ट्री को कंसिडर करा था ना, वो दोनों एकदम सेम आएंगे, ये दोनों सेम आएंगे। जो बड़े वाला है वो भी यही आएगा, एंड छोटे वाला भी यही आएगा। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि ये जो है हमारा थीटा है, क्योंकि इसमें जो मेरा बिग ओ है और जो मेरा ओमेगा है, दोनों के अंदर जो जीएन की वैल्यू है वो सेम है। तो हम इस केस में बोल सकते हैं कि हमारा थीटा नोटेशन को भी फॉलो करता है। तो यार ये था हमारे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना, ऑल्सो इसको अपने फ्रेंड्स के विद शेयर कर देना। थैंक यू।